10वीं कक्षा के छात्रों का कल 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जीव विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने एक एक नंबर वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों किताबों के उनकी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। टोटल मिला के 6 वीडियो है। इन 6 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, जिनकी टोटल लेंथ 2 घंटे के आसपास है, इससे आपके सभी 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और इनमें से ही बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं जीव विज्ञान के। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क और मेडुला प्रत्येक के 2 कार्य लिखे, यानी कि अनुमस्तिष्क और मेडुला इन दोनों के 2 काम बताने हैं, 2 कार्य। तो अनुमस्तिष्क का कार्य होता है शारीरिक गति, यानी कि शरीर की जो मूवमेंट है, गति है, उसको नियंत्रण करने का, और आसन यानी कि उठने बैठने से संबंधित जो है कार्य हैं उन सभी को कंट्रोल करने का यानी कि नियंत्रण करने का काम अनुमस्तिष्क का है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शरीर का संतुलन तथा ठीक स्थिति को बनाए रखने का काम जो है अनुमस्तिष्क का है। उसके बाद मेडुला का कार्य है निगलने का, खांसने का और वमन यानी कि उल्टी। इन सारी क्रियाओं को जो नियंत्रित करने का कार्य है, कंट्रोल करने का कार्य है, वो मेडुला करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं वो क्यों अपनाई जाती हैं। आंसर देखें, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है जन्म दर को नियंत्रित करना एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकना, यानी कि जो जन्म दर है इसको कंट्रोल में करना और जो जनसंख्या वृद्धि है उसको रोकने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियों का प्रयोग होता है। दूसरा कारण है जल्दी गर्भधारण से माँ के शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव को कम करने के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यौन संचारित रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि जो बीमारियां हैं उससे बचाने के लिए भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित कैसे होता है। आंसर देखें, मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो मनुष्य की कोशिकाएं हैं उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक एक नंबर वालों में ये क्वेश्चन भी है। इसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 में से जो 22 हैं वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। मानव नर में असमान लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, यानी कि असमान होते हैं क्योंकि एक X होता है और एक Y होता है मानव में। तथा मादा में समान लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि समान होते हैं, दोनों X और X होते हैं। और एक एक नंबर वालों में ये क्वेश्चन बनता है कि मादा में जो है कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं और नर में कौन से, तो XY नर में और मादा में XX। इस प्रकार नर के आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणु में Y गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मनुष्य नर के अंदर जो है 50% X और 50% Y गुणसूत्र होते हैं, परंतु मादा के सभी अंडाणुओं में X गुणसूत्र होते हैं। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ संयलित होता है तो XX युग्मनज बनता है और लड़की होती है। और Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है तो XY युग्मज बनता है एवं लड़का पैदा होता है, यानी कि जब XX बनेगा तो लड़की होगी और XY होगा तो लड़का बनेगा। इस प्रकार लड़का एवं लड़की पैदा होने की 50-50 यानी कि 50-50% संभावनाएं होती हैं तथा इसके लिए कोई भी जनक जिम्मेदार नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वयंपोषी और विषमपोषी के बीच अंतर बताना है। तो इस तरफ स्वयंपोषी है और इस तरफ विषमपोषी है। इस पोषण में जीव अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन संश्लेषित करता है, यानी कि प्राप्त करता है,
और इस पोषण में जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित हैं, यानी कि जो पौधे हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। सभी जंतु, कवक तथा प्रोटोजोआ इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित हैं, यानी कि स्वयंपोषी पोषण करते हैं, विषमपोषी। उसके बाद धमनियाँ और शिराओं में क्या अंतर होता है? धमनियाँ ये शरीर में गहराई में स्थित हैं और ये शरीर की सतह पर स्थित होती हैं, यानी कि सिरा जो है सतह पर होती है, ये धमनियाँ जो है गहराई में होती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं और इनकी दीवारें पतली व कमज़ोर होती हैं। धमनी हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, यानी कि इसका धमनियों का काम है दिल से खून को शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाना, और शिराओं का काम होता है कि शरीर के अलग अलग भागों से खून को हृदय यानी दिल तक पहुंचाने का। इसमें कपाट नहीं होते, इसमें कपाट होते हैं। इसमें रक्त झटके के साथ बहता है और इसमें रक्त समान गति के साथ बहता है तथा झटके से नहीं बहता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? आंसर देखें। प्रतिवर्ती क्रिया को पूर्ण करने में मस्तिष्क की अपेक्षा मेरुरज्जु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर के किसी भाग में संदेश तीव्रता यानी कि तेजी से मेरुरज्जु तक पहुंचता है और उतनी ही गति से संदेश संबंधित मांसपेशियों तक पहुंचता है और अनुक्रिया संपन्न होती है, यानी कि प्रतिक्रिया जो हम काम करना चाहते हैं वो क्रिया संपन्न होती है। जैसे जब उदाहरण के लिए बताया गया है, जब धूल का कोई कण हमारे नाक में प्रवेश करता है, यानी कि धूल का कोई कण जब हमारे नाक में चला जाता है तो इसकी सूचना मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। मेरुरज्जु से इसका संदेश नाक की पेशियों मांसपेशियों तक पहुंचता है और हमें छींक आ जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में सीधे रूप से मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट रूप से मस्तिष्क का कोई भूमिका नहीं होती। अनुक्रिया संपन्न होने के उपरांत, यानी कि जब अनुक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद संदेश जो है मस्तिष्क तक यानी दिमाग तक अवश्य पहुंचता है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है? आंसर देखें। डीएनए प्रतिकृति का जनन में निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, यह स्पीसीज़ के गुणों को बनाए रखती है, यानी कि जो गुण है स्पीसीज़ के उन गुणों को बनाए रखती है, यानी कि उसकी संतान में भी वही गुण जाते हैं। इसके कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है, यानी कि जीवन बना रहता है। इसके कारण पैतृक गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जो पैतृक गुण है यानी कि माता पिता के जो गुण हैं वो संतान में जाते हैं डीएनए की वजह से ही। इससे जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पादप में जल एवं खनिज का वहन कैसे होता है? यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर जल और खनिज का वहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाते हैं? आंसर देखें। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, यानी कि ये जाइलम उत्तक जो है पेड़ पौधों में जल और खनिज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उत्तरदायी हैं। पौधों की जड़ों में मूल रोम होते हैं, यानी कि जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें मूल रोम होते हैं। ये मूल रोम प्रत्यक्ष रूप से मृदा में उपस्थित जल के संपर्क में होते हैं, यानी कि ये जो मूल रोम होते हैं, जो मिट्टी है भूमि उसके अंदर जो पानी है उसके संपर्क में ये मूल रोम आते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पानी है उसके संपर्क में रहते हैं। जल में घुले हुए लवण परासरण द्वारा मृदा में मूल रोम में प्रवेश करते हैं, यानी कि जल के अंदर जो घुले हुए लवण हैं परासरण द्वारा यानी कि परासरण विधि के द्वारा मृदा से यानी कि मिट्टी से मूल रोम में प्रवेश करते हैं, यानी कि पेड़ में प्रवेश करते हैं मूल रोम के द्वारा। जड़ में उपस्थित जाइलम उत्तक की वाहिकाएं एवं तने की वाहिकाएं परस्पर जुड़ी होती हैं, यानी कि जो
उत्तक की वाहिकाएं होती हैं और तने की जो वाहिकाएं होती हैं परस्पर एक दूसरे से वो जुड़ी होती हैं। उसके बाद जो तने की वाहिकाएं हैं वो विभाजित होकर यानी कि बंटकर पत्तियों में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार जल एवं खनिज लवण जड़ से तना तथा तने से पत्तियों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार जो पानी है और जो खनिज है जड़ से पहले वो जड़ इसे प्राप्त करती हैं क्योंकि ये जड़ों में ही मूल रोम होते हैं। उसके बाद ये पानी और खनिज तने तक पहुंचता है और फिर तने के बाद ये पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में उपस्थित रंध्र यानी कि जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहते हैं। में वाष्पो उत्सर्जन के कारण लगातार जल एवं उसमें घुले लवणों का स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना पौधों के सभी भागों में हो जाता है, यानी कि पौधों के सभी भागों तक जो है जल और लवण पहुंच जाते हैं। अनुवांशिकता को परिभाषित करें। अनुवांशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? आंसर देखें। पैतृक गुणों का संतति में स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है, यानी कि जो पैतृक गुण है यानी कि माता पिता के जो गुण हैं उन गुणों का उसकी संतान में, संतति मतलब उसकी जो संतान है उसमें स्थानांतरण यानी कि चले जाना अनुवांशिकता कहलाता है। मानव में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि इंसानों के अंदर जो डीएनए है वो अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि इसका काम है माता पिता के गुणों को संतान में ले जाना। डीएनए के प्रत्येक खंड को जीन कहते हैं, यानी कि जो डीएनए के जो खंड हैं इसको जीन कहते हैं। जीन पैतृक गुणों को संतति में पहुंचाने का कार्य करते हैं और जो जीन है वही पैतृक गुणों को यानी कि माता पिता के गुणों को संतति यानी कि संतान में पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन प्रत्येक जनक से वंशानुगत होती है। इन जीनों पर एक प्रोटीन उत्पाद के संश्लेषण के लिए निर्देश होते हैं। एक जीन एक विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संकेत देती है जो लक्षणों को अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार जीन अनुवांशिकता की आधारभूत इकाई हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसका क्या महत्व है? आंसर देखें। बीजों के बिना पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि से नए पौधे उत्पन्न करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, यानी कि बिना बीज के कोई पौधा लगाना इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं, यानी कि जिसमें बीज के प्रयोग की बजाय पेड़ पौधे के किसी भाग का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाहे तो वो जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, जैसे कि गन्ना है, गन्ने को काट कर जो छोटी छोटी कलियां बनाई जाती हैं उससे फिर गन्ना उगाया जाता है, पत्ती या फिर पत्तियां वगैरह से। तो उदाहरण में गन्ना, गुलाब आदि, यानी कि जैसे गन्ना है या फिर गुलाब का फूल है को इसी विधि के द्वारा उगाया जाता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। कायिक प्रवर्धन का महत्व देखें। कायिक जनन के कारण स्पीशीज़ों की संख्या निरंतर बनी रहती है, यानी कि इसके द्वारा जो स्पीशीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी संख्या जो है बनी रहती है। इस विधि द्वारा जनक के गुणों को परिरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि से पौधों को रोग प्रतिरोधक किस्मों को आसानी से उगाया जा सकता है और सजावटी पौधों और फलदार पौधों की उन्नत किस्मों की संख्या इस विधि से उगाई जा सकती है। कायिक जनन विकास का तीव्रगामी, आसान और कम खर्चीला साधन है और बिना बीज के पौधों को इसी विधि द्वारा उगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके सुझाएं यानी कि बताएं जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आंसर देखें। जैव निम्नीकरणीय निम्न प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित होकर पर्यावरण में दुर्गंध एवं गंदगी फैलाते हैं एवं अस्थायी रूप से पर्यावरण को दूषित करते हैं। उसके बाद है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर विभिन्न प्रकार के रोगाणु उत्पन्न होते हैं तथा उनसे बीमारियां फैलती हैं। उसके बाद है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन यानी कि सिनेपस में क्या होता है? आंसर देखें। दो न्यूरॉन के मध्य क्रियात्मक रिक्त स्थान होता है, यानी कि दोनों के बीच खाली स्थान होता है, को
अंतर्ग्रथन कहते हैं, जिसको खाली स्थान को जो है अंतर्ग्रथन कहते हैं। इस रिक्त स्थान में एक रसायन पदार्थ होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस रसायन में से सूचना रासायनिक संकेत के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित यानी कि भेजी जाती है, स्थानांतरित होती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यदि न्यूरॉन एक दूसरे के भौतिक संपर्क में हो तो सूचना केवल विद्युत संकेत के रूप में गति करती है और इस प्रकार सिनेप्स पर सूचना आवेग का स्थानांतरण होता है। उसके बाद है समजात अंग और समरूप अंगों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें। समजात अंग वे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति समान है, यानी कि मूल संरचना और उत्पत्ति एक जैसी है परंतु कार्य भिन्न है, लेकिन उनके काम जो हैं अलग अलग हैं, उनको समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य है, पक्षी हैं, छिपकली हैं एवं मेढक के अग्रवाद समजात अंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधनों को लिखें। उसके बाद है समरूप अंग वे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं, यानी कि उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है लेकिन काम एक जैसे करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ और पक्षियों के पंख, उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन दोनों के काम जो हैं एक जैसे हैं। ऐसे दो तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आंसर देखें। अजैव निम्नीकरणीय निम्न प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला है इन पदार्थों के कारण वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण होता है। उसके बाद है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन करते हैं तथा मानवों को कई प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कैसे रक्षित होते हैं, यानी कि कैसे इनका बचाव होता है। आंसर देखें। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, यानी कि मस्तिष्क के चारों ओर जो है हड्डियां होती हैं बॉक्स नुमा, यानी कि बॉक्स के आकार की। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में, यानी कि बॉक्स के अंदर जो तरल है, तरल पूरित गुब्बारे यानी कि तरल से भरा हुआ एक गुब्बारा जिसके अंदर मस्तिष्क होता है यानी कि दिमाग होता है, जो प्रघात अवशोषक है यानी कि शॉक ऑब्जर्व, यानी कि जो झटका वगैरह लगता है उसको ऑब्जर्व करता है, यानी कि उसको अवशोषित कर लेता है। जो झटका लगता है उपलब्ध कराता है, यानी कि इसे जो है दिमाग को चोट लगने से बच जाता है। केसरूदंड या फिर रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तो मेरुरज्जु की जो है रक्षा रीढ़ की हड्डी करती है और केसरूदंड करता है। उसके बाद मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। आंसर देखें। मेंडल ने मटर के शुद्ध दाने तथा शुद्ध बोने पौधे का संकरण कराया तो उससे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो मेंडल ने जो है लंबे पौधे और जो बोने पौधे थे, जब इन दोनों का संकरण कराया तो जो संतति हुई यानी कि जो नए पौधे प्राप्त हुए F1 के अंदर, वो सारे पौधे जो है लंबे थे, यानी कि कोई भी बोना पौधा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि दो लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही FPD के पौधों में दिखाई दिया, यानी कि दो लक्षण थे, एक लंबा वाला एक छोटे वाला, लेकिन दोनों में से केवल एक ही जो लक्षण है वो दिखाई दिया, यानी कि पौधे जो थे सारे लंबे हुए। इन दोनों का मिश्रित परिणाम नहीं मिला, यानी कि मिला जुला परिणाम जो था वो नहीं मिला। अब उसने F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया, यानी कि F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उसको स्वपरागण विधि से उगाया एवं F2 पीढ़ी के पौधों को प्राप्त किया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में कुछ बोने पौधे थे, यानी कि इसके अंदर जो थे F2 में कुछ पौधे बोने थे। इस पर मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी तथा बोने पौधों के लक्षण को अप्रभावी लक्षण नाम दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परागण
और निषेचन में अंतर बताना है। पहला है परागण और इस तरफ है निषेचन। पराग कोश में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है और नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। इस क्रिया में युग्मनज नहीं बनता और इस क्रिया में युग्मनज बनता है। यह क्रिया उच्च वर्ग के केवल पौधों में होती है, यानी कि ये क्रिया केवल पौधों में होती है परागण की, और यह क्रिया उच्च वर्ग के पौधों और जंतुओं दोनों में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में वर्षण के क्या कार्य हैं? आंसर देखें। वर्षण शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, यानी कि वर्षण के अंदर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वर्षण नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करते हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? आंसर देखें। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है, जिसको इंग्लिश में एनीमिया बीमारी कहते हैं। इसके कारण रक्त तथा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, यानी कि इसके वजह से जो खून है, खून के अंदर जो ऑक्सीजन घुलता है, जो हमारे शरीर तक पहुंचता है, उसको ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा में कमी आती है। यानी कि जो भोजन है, भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है शरीर को, उस ऊर्जा में कमी आ जाती है। इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं तथा शीघ्र थक जाते हैं, यानी कि जल्दी ही थक जाते हैं। हमारा भार कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है इंसानों का, रंग फीका पड़ जाता है और हमें कमजोरी महसूस होती है। अगला क्वेश्चन देखें, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को किस प्रकार लाभप्रद है? यानी कि जो जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और जो सतल यानी कि ज़मीन पर जो जीव रहते हैं उनके लिए आसानी रहती है। तो इसके बारे में बताना है। आंसर देखें। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, यानी कि जो जलीय जीव हैं, यानी कि जो जल के अंदर जीव रहते हैं, उनको जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ता है। उपयोग जो है सांस लेने के लिए करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इसलिए जो जलीय जीव हैं उनका श्वसन दर यानी कि सांस लेने की जो दर है वो बहुत अधिक होती हैं, यानी कि उनको सांस लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। आंसर देखें। कचरा निपटान की समस्या को निम्नलिखित विधियों द्वारा कम किया जा सकता है। पहला है पुनर्चक्रण, यानी कि दोबारा यूज करके। ठोस अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक है, कागज है एवं धातुओं हैं, इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, यानी कि इनको दोबारा यूज किया जा सकता है। कंपोस्ट बनाकर, यानी कि खाद बनाकर। जैव निम्नीकरणीय घरेलू पदार्थों जैसे बचा हुआ भोजन, फल एवं सब्जियों के छिलके, गमले में लगे पौधों की सूखी हुई पत्तियां आदि को गड्ढे में डालकर तथा दबाकर कंपोस्ट खाद तैयार करके भी कचरे से निपटान में सहायता, यानी कि कचरे से निपटने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य हैं? आंसर देखें। अग्र मस्तिष्क के कार्य, अग्र मस्तिष्क दो भागों से मिलकर बना है, प्रमस्तिष्क तथा घ्राण मस्तिष्क। इनके निम्न कार्य हैं। ये देखने, बोलने और सुनने तथा स्मरण का केंद्र है, यानी कि याद रखने का केंद्र है। प्रमस्तिष्क घ्राण ज्ञानेंद्रियों के आवेग को प्राप्त करता है और यह विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने का भी काम करता है। हमारे विचार, अनुभव, क्रियाएं तथा गतियां सभी इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधनों को लिखिए। आंसर देखें। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं। पहला है समजात अंगों की उपस्थिति, दूसरा है समवर्ती अंगों की उपस्थिति, डीएनए का अध्ययन,
भ्रूण विकास संबंधी अध्ययन और जीवाश्म का अध्ययन। उसके बाद है एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प जिसमें नर एवं मादा में से किसी एक जनन अंग होते हैं, यानी कि नर और मादा में से कोई एक जनन अंग होता है, उसे अर्थात पुंकेसर अथवा स्त्री केसर होते हैं, यानी कि या तो पुंकेसर होगा उसमें या फिर स्त्री केसर होगा, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, यानी कि जिसमें एक ही जनन अंग हो। उदाहरण के लिए पपीता है या फिर तरबूज है। उसके बाद है द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें नर तथा मादा दोनों के जनन अंग होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, टमाटर और मटर। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, आंसर देखें। द्विखंडन और बहुखंडन इस प्रकार में एक कोशिकीय जीव विभक्त होकर दो नई संतति कोशिकाएं बनाते हैं, और इस प्रक्रम में एक कोशिकीय जीव अपनी संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। इसमें सिरेष्ट नहीं बनता, इसमें सिरेष्ट बनता है। यह प्राय अनुकूल परिस्थितियों में होता है, उदाहरण अमीबा, लेशमानिया, और यह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, उदाहरण प्लेज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र तंत्रिका विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, उदाहरण दें। पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। पौधे, सभी जंतु एवं अपघटक जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, और अजैव घटक जैसे कि मिट्टी है, ताप है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु है, जल है आदि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में मेडुला तथा अनुमस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखें। मेडुला का काम होता है निगलने का, खांसना, छींकना, उल्टी करना आदि को नियंत्रित करना, यानी कि इन सभी काम को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम मेडुला का है। अनुमस्तिष्क का काम है शरीर के संतुलन तथा ठीक स्थिति को बनाए रखना। मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं, आंसर देखिए। मानव में अंडाशय के कार्य निम्नलिखित है। अंड उत्पन्न, मादक सेक्स हार्मोन, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यौवन आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन लिखिए जो लड़कों व लड़कियों में एक समान होते हैं। तो आंसर है शारीरिक आकार में वृद्धि, लैंगिक अंगों में विकास, मानसिक वृद्धि होना और द्वितीयक लक्षणों का विकास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन सी हैं, जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है। तो गर्भ निरोधक की विभिन्न युक्तियाँ निम्नलिखित है। पहली है यांत्रिक या फिर भौतिक अवरोध, रासायनिक विधि, शल्य चिकित्सा विधि और अंतरागर्भाशय। जनन स्वास्थ्य में महत्व निम्नलिखित हैं। ये अवांछित गर्भ को रोकती हैं, यानी कि ऐसा गर्भ जो नहीं चाहिए उसको रोकती हैं, इसलिए महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, इससे महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह जन्म दर को नियंत्रित करती हैं। निरोध जैसे गर्भ निरोधक यौन संचारित रोगों जैसे एड्स, सुजाक आदि से सुरक्षा प्रदान करती हैं।